नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐसे क्लब में जिसको प्रेस क्लब कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से होने वाले जो लगातार जो थेरेपी है उसके बारे में जो है वो आज इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो बताया जाएगा, समझाया जाएगा और लोगों के दिनचर्या यानी कि रोज की जो जिंदगी है उसके अंदर में जल कितना आपका महत्व है, इन सब चीजों को लेकर के लगातार आज के इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो बताया जा रहा है। और ये जो डिप्टी स्पीकर जो हॉल है आज इसके अंदर में तमाम लोग, तमाम वो आचार्य लोग, तमाम वो आयुर्वेद से जो है वो नेचुरल इलाज करने वाले लोग हैं, वो सभी ऐसी ऐसी महान हस्तियां जो है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। चलते हैं उस हॉल के अंदर में और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम आशा मिश्रा है और मैं वास फाउंडेशन की ही एक सदस्य हूँ और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में आती हूँ। ये जो प्रोग्राम है हुआ है आज, और वास की तरफ से और भी प्रोग्राम बहुत सारे हुए हैं। उसका मेन मोटिव ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, जिनको कि जो कि आगे भटक रहे हैं, उनको नहीं पता उनको आगे क्या करना है, जैसे कि नेचुरोपैथी में हो गया, योग में हो गया, तो उनको उस तरफ लेके जाना और उनको इन सब चीज़ों की महत्व बताना। और जैसे कि आज विश्व जल दिवस भी है, उनको बताना कि हमें अपने पानी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, सांस और पानी, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको कि हमें संरक्षित करना है। पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना। पानी हम नहाते हुए टैप खोल के हम लोग नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, ऐसे नहीं करना। जितना पानी पिए उतना ही ग्लास में लें, उससे एक्स्ट्रा पानी ना लेकर के वेस्ट करें। ये सब हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। और इसी के ऊपर, और पानी से हमें कितनी सारी पानी के द्वारा थेरेपी होती है। जैसे दिन की शुरुआत हम पानी के साथ करते हैं, गुनगुने पानी के साथ करते हैं, तो हमारी पूरा दिन अच्छा जाता है। तो और पानी में हम क्या क्या डाल करके उससे उस चीज़ की और गुणवत्ता को और बढ़ा सकते हैं। जैसे पानी में चिया सीड डाल दो तो उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पानी में नट्स, ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो उनसे उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। तो पानी के महत्व के बारे में आज की चर्चा थी और ये बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। और मैं वास फाउंडेशन को, प्रदीप मिश्रा जी को और धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने सफल आयोजन के लिए। सर, आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है और संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर आयोजन होता है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। पेशे से नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा सबके क्लासेस, नेचुरल आप कह सकते हो, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर बनाता हूँ जी। आज के इस पूरे अवार्ड फंक्शन को लेकर के एक तरीके से लगातार आप लोग हर साल देखा है, मैंने पिछली बार भी देखा, इस अवार्ड के अंदर में किन किन को अवार्ड मिला है और कहाँ कहाँ से लोग जो है वो इसके अंदर में देखो, भारत वर्ष के 10 स्टेट से इस फंक्शन में लोग सम्मिलित हुए हैं। इस अवार्ड की, इस फंक्शन की खास विशेषता ये होती है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम उस पे बात करते हैं और वो टॉपिक, वो छोटी चीज आपके जीवन में बदलाव कैसे ला सकता है, उस पर विशेषज्ञ आते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, जिससे ज्ञानवर्धन होता है, बहुत सारी चीजें व्यवहारिक सीखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 4 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड होता है, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, वैकल्पिक चिकित्सक का अवार्ड होता है, योग रत्न का अवार्ड होता है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, सेलेक्टिव लोगों को, ऐसा नहीं है कि 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को दिया जाता है। हर एक फील्ड से सेलेक्टिव 4 से 5 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन से कर्मों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, समाज को प्रभावित किया है, समाज में एक नया दिशा बनाया है। उसी तरह लाइफ टाइम में जो 40 वर्षों से अपने जीवन किसी भी फील्ड में काम करते हो, उनकी जीवन की सार्थकता अगर समाज के लिए हुई है तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत सरकार का इस पूरे संस्था के लिए क्या योगदान रहता है, या मिलता भी है या नहीं? देखो, भारत सरकार से हम कोई योगदान लेते नहीं है, ठीक है। हमारा ये सेल्फ सस्टेन्ड प्रोग्राम है, जो हम एक मिशन पे निकले हुए हैं कि
देश के हर कोने में, हर ब्लॉक में एक आरोग्य मित्र हो, जिससे लोगों के पैसे को बचाया जा सके, लोगों को जीवन शैली के बारे में बताया जा सके, जिससे जैसे पहले हमारे समाज में, गांव में सब सारा गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था, तो आज फिर से उसकी जरूरत है। देखो अभी अब अमेरिका इराक में लड़ाई हुई, गैस मिलना बंद हो गया, तब हम खाएंगे कैसे? लेकिन अगर हम ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर रहेंगे तो हमें ईरान में, अमेरिका में कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, इसका एक मिशन हम लेके चले हुए हैं और इस पर अलग अलग जगहों पर हम प्रोग्राम करते रहते हैं और बहुत बदलाव आया है, धीरे धीरे और बदलाव आएगा। आगे किस तरीके का आप लोगों को और प्रोग्राम करने हैं? देखो मेन क्या है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिनका जान पहचान नहीं है, उनको आगे लाना, उनको समाज का हिस्सा बनाना, उनके योगदान, सामाजिक योगदान को बढ़ाना, ये सब इसका पर्पस है। और ये बड़ा लंबा सफर है, हम चल रहे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो एक सफर की शुरुआत है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करी जाए तो जी। कितना आप लोग जो है वो ग्रामीण? देखो 4 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं। अभी मई में हम बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में बड़े स्तर पर एक वर्कशॉप 3 दिन का करने जा रहे हैं। उस वर्कशॉप का मकसद ही यही है कि लोगों में ये जागरूकता पैदा करना और कुछ इल्म, ऐसा हुनर सिखाना कि जो फौरी तौर पे जो घर में समस्याएं होती है, उसके लिए हॉस्पिटल जाके 5,000 खर्चने की जरूरत नहीं है, वो वहीं के वहीं उसका निदान कर सके। जैसे छोटा किसी को कमर में दर्द हो रहा है, हम 10 मिनट का एक टेक्निक बताएंगे, उससे वो अपने घर में ही अपने माँ बाप, भाई बहन का कमर दर्द ठीक कर लेंगे। उनको अगर वो हॉस्पिटल जाएंगे तो 5,000 रुपये का खर्चा है, वो बचाया जा सकता है। ठीक है। एलोपैथिक और आयुर्वेद के अंदर में आप कितना समझते हैं? देखो सबसे पहली बात है, किसी पैथी की बात हमें करनी नहीं है, सभी पैथी अच्छी है, ठीक है। आज भी ट्रॉमेटिक कंडीशन में एलोपैथी से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी पैथी की बात नहीं है, हर पैथी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो एक समग्र चिकित्सा देश के हर कोने में उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास है। हमारा किसी पैथी से कोई लेना देना नहीं है, हम सभी पैथी का सहायता लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सर, वास का विश्वास बढ़ रहा है और वास जो काम कर रहा है, जो हर श्वास के लिए आज ग्लोबल समिट की गई, अवार्ड भी दिए गए, लोगों को मोटिवेट भी किया गया, जल चिकित्सा पे भी, जल दिवस के मौके पर पूरी चर्चाएं की गई। कैसा रहा ये प्रोग्राम और कैसा इसको आगे? और देखिए, निश्चित रूप से वास का विश्वास बढ़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वास अपने विश्वास के साथ ही आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से वास में वो संगठन शक्ति उत्पन्न हो गई है धीरे धीरे समय के साथ, कि अब हम प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार हैं। आज विशेष रूप से जल दिवस, विश्व जल दिवस था। इस दिवस के ऊपर काफी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि हम प्रकृति के 5 भूत तत्वों के ऊपर कार्य करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में उन्हीं को आधार बनाते हैं। तो आज क्यों ना जल के विषय में, जल के संवर्धन और जल के संरक्षण की बात तो दुनिया कर रही है जल दिवस पर, क्यों ना हम जल से जलोपचार की बात करें। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति में जल से उपचार का बहुत अच्छी प्रणाली, बहुत अच्छा विधान उपलब्ध है। तो उसको अपनाकर, उसके बारे में संदेश देकर आज हमने उसकी शुरुआत की है। उसके बारे में विचार लोगों के जाने हैं, अपने बनाए हैं, और आज से हम अपने संगठन का एक सेक्शन जल से उपचार को समर्पित करते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मतलब आप रूपरेखा तैयार करके उससे चिकित्सा को आप आगे बढ़ाएंगे? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हम चल रहे हैं। अब एक अलग से जल चिकित्सा का विंग बनाएंगे। जैसे हमने सूर्य चिकित्सा का विंग बनाया हुआ है, ऐसे ही जल चिकित्सा का अलग से विंग बनाएंगे और उसमें जल चिकित्सा द्वारा ही, जल द्वारा ही विभिन्न रोगों की चिकित्सा और आरोग्य संवर्धन के विषय में विचार करेंगे। ऐसा सोचा। ठीक, नहीं रुक जाओ 1 मिनट। रोजगार के जो माध्यम से आपके साथ जो युवा लोग जुड़े, क्या कुछ आपके पास तादाद है और आगे क्या कुछ आपने? वास ने एक नियम बनाया था कि हम नए युवाओं को, जो उत्सुक होंगे और जो योग्य होंगे, योग्यता के लिए हमारा पैमाना मात्र इतना है कि व्यक्ति में ये विशेषता होनी चाहिए कि उसको सीखने की और सीखकर उपयोग करने की, समाज सेवा के लिए चाहत है।
तो वास ने ऐसे लोगों को एकत्रित करके स्वरोजगार की तरफ आकर्षित करने का कार्यक्रम चलाया था, ताकि उन्हें नौकरी ढूंढने न जाना पड़े। और हम पिछले 2 वर्ष में इस कार्य को करते हुए लगभग 35 से 36 लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में इस कार्य को कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की, जैसा वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, जैसा वो कहते हैं, मासिक आय 8 से 10 हजार रुपए साल भर के अंदर अंदर पहुंच गई है। यहाँ पहुंची है तो आगे भी बढ़ेगी। तो रोजगार सृजन का माध्यम है। और हम युवाओं को ये आमंत्रण देते हैं कि वो नौकरी ना तलाशें, अपनी योग्यता के आधार पर। वो योग्यता 4 साल की डिग्री ना हो के 1 साल का प्रशिक्षण होगा। 1 साल के प्रशिक्षण के आधार पर वो अपना कार्य करें, समाज का कल्याण करें। समाज का कल्याण ऐसे कि वो चिकित्सा करेंगे तो समाज की भलाई होगी, और समाज के लोगों को अस्पतालों में जाकर जो छोटी छोटी बीमारियों के लाखों के खर्चे करने पड़ते हैं, वो सैकड़ों और हजारों में वो कर पाएंगे। समाज का ये कल्याण होगा। और चिकित्सक जो हम सृजित करेंगे, आर्थिक बोझ कम होगा, और चिकित्सक जो बनेंगे उनको स्वरोजगार द्वारा कुछ न कुछ जीवन का लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। ये जो आज ग्लोबल समिट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी रूपरेखा है इसमें? अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को। और मेरा नाम देवनाथ शुक्ला, फाउंडर प्रेसिडेंट रिस्कुल योगपीठ, साथ ही योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ भारत और नेचुरोपैथ्स वर्ल्ड, ये 3 हमारे संगठन हैं जो रनिंग हैं इस समय, जिनमें से आज का जो ये कार्यक्रम ग्लोबल समिट 2026 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया डिप्टी चेयरमैन हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जो कि विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान और रिस्कुल योगपीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य थीम है वो जल चिकित्सा, क्योंकि आज जल चिकित्सा दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में ये एक भव्य महाआयोजन आयोजित किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे प्रबुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक अपना जो है स्पीच के माध्यम से व्याख्यान दे रहे हैं। बहुत सारी अच्छी से अच्छी जानकारी साझा की जा रही है कि जल चिकित्सा क्यों समाज में जरूरी है, या उस पर क्या उसकी विशेषताओं का मतलब पूरा विश्लेषण किया जा रहा है लगातार। और साथ ही यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन भी है, जो कि ऑनररी डॉक्टरेट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और योग रत्न सम्मान और वैकल्पिक चिकित्सक सम्मान, और बहुत सारे योग खिलाड़ियों ने भी अपना यहाँ पर योग प्रदर्शन किया है, तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरीके से यह एक भव्य महाआयोजन, जो कि बता चुका हूँ, बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। तो आप सभी जी संपन्न हो गया क्या? समापन नहीं, संपन्न होने जा रहा है, मतलब होता है कि अभी चल रहा है, अभी संपन्न। तो इस तरीके से हम जो है इस कार्यक्रम में सभी जो है आनंद ले रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान जो है साझा कर रहे हैं। तो यह कार्यक्रम सफल हो, सभी की शुभकामनाओं के साथ जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। ओके डॉक्टर कपूर जी, आज आपको ग्लोबल समिट और वास फाउंडेशन ने मिलकर के साथ सम्मानित किया है, तो किस क्षेत्र में आपको सम्मानित किया और कहाँ से आप आते हैं? मैं डॉक्टर कपूर लडवाल थोड़ा लाउडली बोलो। मैं डॉक्टर कपूर लडवाल भिवानी जिला हरियाणा से आता हूं, और जो फाउंडेशन ने जो मान सम्मान हमें दिया गया है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो परम मित्र हैं विजेंद्र सिंह जी डॉक्टर और डॉक्टर राजपाल जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं की सहयोग से आज इस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं, और जो भी फाउंडेशन का आदेश होगा उसको हम पूर्ण से निभाएंगे, और समाज सेवा और का भी हम सेवा करेंगे, समाज सेवा भी करेंगे। इसलिए मैं दोनों महानुभावों को प्रणाम करता हूं, और संस्था को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो आज हमें जो मान सम्मान दिया गया है उसको हम पूर्ण रूप से आगे बढ़ाएंगे। किस क्षेत्र में मिला आपको? ये क्षेत्र है आयुर्वेदिक। कितने साल से आप? मैं प्रैक्टिस 20 साल से करता हूं, और इसी के माध्यम देखते हुए मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। 20 साल की उपलब्धि है, जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
और एक संस्था है हमारी राष्ट्रीय वीर एकलव्य कल्याण वाहिनी, वो भी समाज सेवा में जुड़ी हुई है और समय समय पर वो क्या ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगाती रहती है। हाँ, आयुर्वेद के प्रति जागरूक करती रहती है। धन्यवाद। इसके कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये है। सबसे पहले आप बताइए आपको कार्यक्रम कैसा लगा? ये तो दर्शकों की बात होगी। कार्यक्रम बिल्कुल देखिए, जिस प्रयोजन से इस कार्यक्रम को किया गया, तो कार्यक्रम था जल उपचार, जल पर। तो इसमें हमें ये बताया है कि किस प्रकार हमें जल का उपयोग करना चाहिए, किस तरह के जल का उपयोग करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, और जल संरक्षण के ऊपर भी बात हुई थी जी। क्योंकि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। आज के समय में देखिए, घटता जल स्तर, कंक्रीट के शहर, गांव की जो खेती हर जमीनें हैं उनका सबकी उनके ऊपर कंक्रीट के शहर बसाने लगे हैं लोग। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ रहेगा? मैंने अपनी पंक्तियां भी बोली थी, अगर आपने सुना हो, जल ही जीवन है, जीवन का जीवन हमें बचाना होगा। जीवन दायिनी 2 बूंदे हैं, जन जन को बतलाना होगा। सूख गए हैं कुएं सारे, नहर सूख गई बाबड़िया, सूख गए हैं नहर, सूख गई हैं बाबड़िया, और हर क्षेत्र को हम सबको मिलकर बचाना होगा। तो बताइए कि जल ही जीवन है। बिल्कुल, सबसे पहले बोलते जल ही जीवन है। आज ये नौबत क्यों आ गई कि उसके बचाने की जरूरत पड़ी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज क्यों नौबत आ गई है? कारण क्या रहा है? देखिए, अपने उत्थान का जी और अपने पतन का स्वयं मानव जिम्मेदार है। क्योंकि पहले जमाने में अगर हम कहें तो 90 के आसपास और 90 से भी पीछे हम चले तो हमारे दादा बाबा के समय में हरड़ चलती थी। हरड़ से पानी निकाला जाता था, तो जितना माँ धरती की गोद से आवश्यकता होती थी उतना पानी निकलता था। मेहनत बहुत लगती थी। धीरे धीरे विज्ञान ने चलो तरक्की की। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक समय हमने भी देखा था 92 में मेरे हस्बैंड खेत पर जाते थे, पूरी पूरी रात वो खेत पर रहते थे जब पानी वो चलाते थे। एक समय हमने वो भी देखा है। लेकिन आज पुनः फिर वही बात कहूंगी, विज्ञान ने तरक्की की, लेकिन क्या विज्ञान की तरक्की लायक हम हैं? ये सोचने का विषय है। पानी का क्या कर रहे हैं हम, बताइएगा आप। पानी का क्या करें? आज हम काम वाली बाई को लगाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, वो 4 बर्तन के लिए 4 बाल्टी पानी खर्च कर देती हैं। तो पानी का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज हम लोगों को चेतना स्वयं के मन में ही लानी पड़ेगी। स्वयं को ही सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से, और हम नहीं सोचेंगे तो हो सकता है हमारी पीढ़ी, माने हमारे बच्चे, माने हमारे बच्चों के बच्चे, लेकिन उनसे आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या करके जाएंगे वो स्वयं सोचेंगे। तो मेरा मानना ये है कि जल को आप जितना संरक्षण करेंगे उसका उतना ही सुखी पाएंगे, वरना तो अपने ही पतन के लिए मानव तैयार रहे। अगर हम बात करें प्राकृतिक चिकित्सा और जल संरक्षण में बांस की भूमिका क्या है? बांस की भूमिका ये है कि जो चेतना होती है, जन चेतना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक लकीर को अगर आप ऐसे ऐसे बार बार लगाओगे तो उस लकीर पे उस जगह पर एक स्थान बन जाता है। तो वास का एक छोटा सा यही प्रयास है कि हम उस प्रयास के द्वारा जन जन में जागृति ला सके, और हमारे प्रयास से अगर एक भी जन के दिमाग में ये आ जाए कि नहीं, ये वास्तव में होना चाहिए, जल बहुत जीवन है, उस जीवन को हमें बचाना चाहिए। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, हम शहरी क्षेत्र को भी नहीं कह सकते। शहरी क्षेत्र में तो है ही बर्बादी पानी की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरपूर बर्बादियां शुरू हो गई हैं। पहले नल होते थे हाथ के, ठीक है, उसके बाद महिलाएं मेहनत करती थी, कुएं होते थे, पानी निकालती थी। आज क्या हुआ है? आज घर घर में बोर हो गई है, और बिजली गांव में कहें तो बिजली का कोई मीटर का कोई नाम नहीं है, लेकिन
क्योंकि मीटर वाले आते हैं तो उन्हें गांव वाले भगा देते हैं। उसमें क्या मिसयूज है बोर का, आपने पानी चलाया, आपको पता ही नहीं है, घंटा चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है। मिसयूज आप शहर नहीं गांव में भी कह सकते हैं। और चलता हुआ ये कंक्रीट के जंगल, हम जिनको बार बार नाम दे रहे हैं, शहरीकरण। तो शहरीकरण के लिए बहुत स्थान है, आप जाइए, आप एमपी कवर करिए ना, आप एमपी कवर कीजिए। एमपी में इतनी बंजर जमीनें हैं, आप उन पे कंक्रीट के महल बनाइए, वो बनाइए। उपजाऊ जमीन को जो हम लोग कंक्रीट के शहर में तब्दील कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। और ये आने वाले समय में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उपजाऊ जमीनें कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश है, हम यही कहते हैं कि जल अगर आप बचा सकते हैं, और देखिए जागृति आप अपनी बातों के द्वारा ही ला सकते हैं, हम किसी से करा नहीं सकते। बिल्कुल, ठीक है ना, हम करा किसी से नहीं सकते, यही हमारी कोशिश है, यही हम करते हैं। यही जल के उपचार पे भी हम यही बात करते हैं कि पानी पीने का तरीका होना चाहिए। पानी आपको किस तरह से पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, कैसे पीना है, सब तरह की बातें होते हैं। तो यही चीज हम इन सेमिनार्स में बताते हैं। तो हमें लगता है हमारी इन्हीं बातों द्वारा अगर थोड़ी बहुत जागरूकता किसी में आ जाए, तो बाकी तो देखिए जिसकी जो मर्जी होती है वो ही करता है। अच्छा, अगर हम बात करें एलोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की, तो बोलते भाई प्राकृतिक चिकित्सा जो है जड़ी बूटी की है, धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है, तो लोग खिंचाव किस तरफ है, आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ क्यों नहीं है, जबकि यह प्राचीन पद्धति है, हमारी भारतीय पद्धति है, लोग नई तरफ क्यों दौड़ लगा रहे हैं? देखिए प्रकृति हमारी पहले आई थी, सृष्टि बनने से पहले प्रकृति बनी थी। तो प्रकृति का नाता मानव से तो जन्म जन्मांतर से है। ठीक है, और समय रहते लोग आज नहीं समझ रहे हैं, आज थोड़ा उन्हें लग रहा है हम मॉडर्न हो गए हैं, जो मॉडर्निटी के पीछे लगे हैं। आप दूसरे देशों की अगर ये कर रहे हैं कि हम लोग उनकी तरह हो जाएंगे, सुपर देश बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भारत देश है, देवों की भूमि है, देवों की भूमि है। हमारी देवों की भूमि में अगर जल चला जाएगा, देखिए कुछ एक जगह मैंने 2 लाइनें बोली थी, कवि सम्मेलन था, तो अभी सिलेंडर के ऊपर जो मारा मारी थी, उसमें मैंने एक आलेख दिया था कि कुछ कुकर्मी लोग जो इस काम को कर रहे हैं 4 पैसे कमाने के लिए, तो हमारा देश देवभूमि कहलाता था। उस देवभूमि में अगर ऐसे कार्य होंगे, तो मैंने उन पे 4 लाइनें लिखी हैं कि हमारे देश को कहा जाता था होठों पे सच्चाई रहती थी, वहाँ दिल में सफाई रहती थी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी। और आने वाले समय में क्या कहा जाएगा अगर भारत का यही हाल रहा? होठों पे सच्चाई रहती थी, वहाँ दिल में सफाई रहती थी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी, क्योंकि गंगा का भी जल स्तर घट रहा है, ग्लेशियर घट रहे हैं। तो जितना अपनी कोशिश है, देखिए बाकी तो सबकी अपनी मर्जी होती है। चलिए, इसी बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठीक है सर। मेरा नाम मोहम्मद फाजिल खां है और मैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष केंद्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद से हूँ। उसके बाद मैं एनडीएमसी में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन के हैसियत से भी रहा हूँ। और आज जो ये वाटर डे है, इसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति का क्या योगदान हो सकता है, क्या रोल है, उसी हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो ये कि लोग यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में बहुत कम जानते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसका नाम यूनानी है। हालांकि वो पद्धति सदियों से हिंदुस्तान में है और आयुर्वेद के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन जब यूनानी होता तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई अलग से कोई पद्धति है। तो एक तो यूनानी के हवाले से ये बात है। दूसरी बात ये कि यूनानी में जल को लेकर इलाज और बीमारियों को के हवाले से क्या कहा गया, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक तो ये कि जल के बारे में, तो पहली बात तो ये कि दुनिया में जल की अहमियत क्या है, जल की जीवन क्या है, लाइफ के लिए क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात ये कि हमारी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए, स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए पानी की कितनी अहमियत है,
ये इसका जिक्र है यूनानी में। दूसरी बात ये कि बीमारियों को जो होती हैं उसको हम पानी के रेगुलेटरी इस्तेमाल से किस तरह से दूर भगा सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। अब इसमें यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें आमतौर पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सेहत को कायम रखने के लिए, जिसे असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। उन 6 में सबसे पहला जो है वो पानी है, उसके बाद में ग़िज़ा है, और फिर ये कि आप कितना आराम करते हैं, कितना सोते हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना आपका पसीना निकलता, कितना आपका मलमूत्र निकलता, तो इस तरह से। लेकिन सबसे पहला जो है उसमें वो आबो हवा है, पानी है। तो पानी, दूसरी बात ये कि हमारा जिस्म जो है उसका एक मिजाज होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थों का और खुश्क पदार्थों का क्या बैलेंस है। तरल पदार्थ जो हैं वो पानी से बनते हैं और उसमें हम उसको 4 हिस्सों के अंदर बांटते हैं कि सर्दी और खुश्की, गर्मी और खुश्की, सर्दी और तरी, और सर्दी और खुश्की। इस जिन चारों का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में जैसे गर्मी है तो हमें ठंड चाहिए, खुश्की है तो हमें पानी चाहिए, और सर्दी इस तरह हम अगर पानी ज़्यादा है तो हम उसको गर्मी के ज़रिए पानी को बाहर निकालते हैं, पसीने के ज़रिए निकालते हैं दूसरे, और अगर कमी है तो हम पानी को लेते हैं। इस तरह पानी जो है वो हमारे होम्योस्टेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनानी चिकित्सा में। दूसरी बात ये कि यूनानी में आज के ज़माने में उसका इस्तेमाल कम है। एक प्रैक्टिस थी जिसमें हम इलाज ग़िज़ा से करते हैं, यानी खाना और दवाओं से करते हैं, और एक तीसरा तरीका इलाज का होता है इलाज भी तदबीर, यानी किसी इम्प्रोवाइजिंग मेथड से हमें इलाज करना होता है। उसमें हम जो है एक तरीका था हमारे यहाँ पहले, जिसे आप आज के ज़माने में टर्किश बात कहते हैं, वो हम्माम कहते हैं उसको। हम्माम का नाम सुना होगा लोगों ने, नाई की दुकान पे है बहुत से में आज भी कभी कभी पुरानी किसी दुकान पे लिखा रखा था कि हम्माम गरम है। तो हम्माम जो, और ये में कहावत भी है हम्माम में, तो हम्माम जो है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पानी के 3 चैम्बर होते हैं। पानी एक जगह पर सिर्फ सादा आदमी की हवा होती है, एक चैम्बर के अंदर जिसमें सिर्फ पानी होता है, और एक के अंदर गर्म पानी होता है, और एक के अंदर पानी इस तरह से होता है जो भाप की शक्ल में होता है। तो हमें अगर जैसे किसी आदमी को इलाज करना है, हमें उसके जिस्म में अगर हमको लग रहा है कि पानी की कुछ कमी है, तो हम उसको उस कमरे में ज़्यादा रखते हैं जिस कमरे में सिर्फ पानी होता है। पानी में उसको रखना, पानी में डिप करके रखना करना। एक ऐसा कि जिसको खुश्की बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए इसका फ़ायदा करता है। अब खुश्की अगर हमारी शरीर में है तो खुश्की से बहुत सी भी, जैसे एसिडिटी है हमारी, उसका ताल्लुक खुश्की से है। कॉन्स्टिपेशन है, उसका ताल्लुक खुश्की से है। हमारी स्किन पे इचिंग होती है, खुजली होती है, मुहासे निकलते हैं, ड्राइनेस रहती है, वो खुश्की से है। तो ज़्यादा पानी पीने से ऑटोमेटिकली ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी अगर हमारे जिस्म में तरी की मुआश की ज़रूरत है, गर्म उसकी, तो वो हम भाप से लेते हैं, स्टीम से। बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज करके हम जिस्म से जो पसीना बाहर निकालते हैं, उस पसीने में बहुत से साल्ट, सोडियम निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है, तो हमारे गुर्दे जो हैं वो बेहतर होते हैं, और स्टोन की जो बनने की जो उसकी प्रतिक्रिया है वो कम हो जाती है। इस तरह स्टोन या हमारे मुहासे, दाने, फुंसियाँ, जिल्द, या हमारा जो गैस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरा, ये इन सब चीज़ों का मिला जुला जो है वो पानी का एक बहुत अहम रोल है। तो हमारी वाटर रेगुलेशन जो है वो सेहत को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें जो है वो हमें ये देखना होगा कि होम्योस्टेसिस, यानी बॉडी के अंदर जो पानी का और खुश्की का जो एक बैलेंस है, उन मादों को किस तरह से हम मेंटेन करते हैं। यानी अगर वो इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम कर देंगे, और कम हो रहा है तो उसकी तादाद बढ़ा देंगे। यही पानी का एक। सर, अपने वास फाउंडेशन के साथ जुड़ के आप बहुत सारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे का क्या कुछ लक्ष्य है, और ग्लोबल समिट जो है कितनी कारगर है? देखिए, इसमें जो ग्लोबल समिट है ये तो बहुत वाइड नाम है, और उसके अंदर दुनिया में, चूंकि अगर हम यूनिवर्स में पूरे देखें तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी की जो क्राइसिस आया उसकी वजह ये कि पानी की रेगुलेटरी बॉडीज ने, या पानी को रेगुलेटरी सिस्टम से हमने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे बारिश होती है तो बारिश के पानी को हम कितना प्रिजर्व करते हैं, या जो बहुत आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे शहरों के इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े तालाब रहते थे, उन तालाबों में रेन वाटर जो है वो जमा हो जाता था। शहरी आबादियां बढ़ने की वजह से वो तालाब लोगों ने पाट दिए,
तो जो रेन वाटर जो था, जो जमा होता था, वो कम हो गया। इस तरह से जो रेगुलेटरी सिस्टम जो है पानी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक आम इंसान के पानी की ज़रूरत है। ये तो एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक वो है। हम तो चूंकि हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो हम तो सिर्फ इस लिमिटेशन तक देखते हैं कि पानी से डायरेक्टली एक शरीर जो है वो कम ज़्यादा लेने से किस तरह से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर रगों में पानी दौड़ रहा है, जिसे खून कहते हैं। और वो ऐसे ही जैसे किसी शहर में दरिया बह रहे हो, नहरें बह रही हो, और उनके अंदर जितना पानी ज़्यादा होगा, हार्ट है उस पर पानी का लोड पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, गुर्दे पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ता है। तो पानी ज़रा सा कम होगा तो इन सिस्टम पे असर पड़ेगा, पानी ज़्यादा होगा तो इन पे पड़ेगा, तो शरीर उसको खुद ही निकाल देता है। तो ये सर, ये आपका कपिंग थेरेपी भी काफी अच्छी मास्टरी है, उसके बारे जी में जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कपिंग जो थेरेपी है उसमें जो उसका तरीका है, वो अगर आप जानते हैं तो मैं बता दूं कि उसके अंदर हम आदमी के शरीर पर कप लगाते हैं, अलग अलग हिस्सों पे कप लगा के वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे आसपास का ब्लड जो है सुगड़कर वहाँ आ जाता है। तो जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीजें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, फर्ज कीजिए किसी आदमी के जिस्म के किसी हिस्से में सूजन है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम कप लगा के उस जो मादा है, टॉक्सिक मादा जो, उसको खींचते हैं, क्योंकि वहाँ से ब्लड जब मूव करेगा तो वो मादा वहाँ से निकल जाता है। इस तरह से जो वो कपिंग का जो भी मेथड है, वो बुनियादी तौर पे जो हमारे शरीर के खराब मादों को ट्रांसफर करना है वहाँ से, और वो हम लगा के उसको कट लगा के ब्लड में निकालते हैं। तो वो एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का है या उसको मूव करने का है। कोई अल्टरनेट अपना परिचय देते हो? क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूनम वीरेंद्र है और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आस में ही विश्वास है, जैसा कि ये नाम से ही विदित होता है। और मुझे यहाँ सम्मानित किया गया और इतने लोगों ने मेरे लिए क्लैप किया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सबका दिल से धन्यवाद है। मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए पेशे से मैं टीचिंग करती हूँ और मैंने एजुकेशन में ही पीएचडी की है, और मेरा जैसा कि शौक है तो मैं मॉडलिंग भी करती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे ओढ़नी ब्रांड एम्बेसडर कई की हूँ मैं, और बेटी सुरक्षा दल इसकी भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मुझे अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, जैसा कि आज आपको अवार्ड दिया, ये किस क्षेत्र में हुआ? ये दिया है सोशल वर्क के लिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं झुग्गी झोपड़ियों में भी जाती रहती हूँ और मुझसे जितना हो पाता है और मेरी टीम से वो उनको हेल्प करते हैं। और जैसे भी हो, मैं जैसे सर्दियों में भी कंबल वगैरह बांटना, बच्चों को पेन पेंसिल कॉपी देना, या ये सब ना मेरे लिए अच्छा लगता है और मेरी टीम भी इसके साथ वर्क करती है। इन लोगों ने देखा, समझा और इसके लिए मुझे प्रेरणा दी और मैं इसलिए आज मुझे अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जो वास फाउंडेशन का जो ग्लोबल समिट है, इसमें आप आए हैं, क्या कुछ मेन है आपका, ये लक्ष्य आपका रहेगा? देखिए, जैसा कि वास फाउंडेशन अपने नाम के अनुसार से ही आपको लग रहा होगा कि वास फाउंडेशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और अच्छे या भारतीय रहन सहन के माध्यम से किस प्रकार से समाज को बदला जा सकता है, किस प्रकार से व्यक्ति को बदला जा सकता है, किस प्रकार से व्यक्ति को सुखी किया जा सकता है। व्यक्ति को देखिए, चाहत अनगिनत होती है, जरूरतें कम होती है। तो अगर हम चाहत और ज़रूरत के बीच के फर्क को जान लें और जो प्रकृति के मूल 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 मूल तत्व ही सनातन के मेन पिलर हैं। और जैसे कबीर ने कहा है कि जस के तस धर दीनी रे चदरिया, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, ये जो हमें शरीर मिला है, ये जो 5 तत्व का शरीर है, जिसको कबीर इसको धागे के रूप में भी कहते हैं, अगर हमारी सार्थकता इन बातों में है कि हमें जिस प्रकार से प्रकृति मिली है, हम ऐसी ही प्रकृति को हम अपने आगे वाले जनरेशन के लिए, हम अपने पुत्र और प्रपौत्र के लिए अगर हम छोड़ जाएं, तो हम अपने पिता और अपने
पितामह का कर्ज को हम लोग सही पूर्वक से उतार सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण का संकट है, जिस प्रकार से प्रदूषण का संकट है, प्रदूषण के संकट के कारण हम सब दिल्ली वासी या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग अक्टूबर से फरवरी तक सब लोग को ज्ञात होगा, जिन्हें नहीं भी दमा की बीमारी होगी उन्हें दमा हो गया होगा, जो नहीं भी सिगरेट पीते होंगे वो 50 सिगरेट पीते हैं। तो सवाल ये है कि हम कैसे, जो प्रकृति हमें लगभग प्रकृति ने हमसे इन 5 तत्व के लिए किसी मूल्य नहीं मांगा है, लेकिन ये हम मानव लोगों की मूर्खता कह लें या हम मानव लोगों का अपराध कह लें कि हम उनके साथ जो कायराना या हम उनके साथ जो अपराधपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, वो अपराधपूर्ण बर्ताव अभी जो वर्तमान में जो ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसमें कितने करोड़ों बैरल तेल जले जा रहे हैं, वो कितने कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उन कार्बन उत्सर्जन से जो ओजोन परत है उनका कितना क्षयन होगा, ये आगे आने वाले समय में रिसर्च और शोध का मुद्दा है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे समय में जो हमारी भारतीय दृष्टि है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि है, जो हमारी भारतीय दृष्टि है, जो पहले कुटुंब के आने पे, अतिथि के आने पे पहले उनके भोजन की व्यवस्था है, तो अगर हम एक दूसरे के पीड़ा को समझ सके, हम एक दूसरे के दुख को समझ सके और हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढना चालू करें, तो मुझे लगता है यह विश्व एक बेहतर रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम सब मानव जैसे लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ी सेवा होगी, और जो कि भगवान कृष्ण ने युद्ध की विभीषिका के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा हुआ है, युद्ध कभी किसी का मित्र नहीं हुआ है, शांति ही, जो महात्मा बुद्ध ने कहा है, शांति में ही देखिए हमें अपना भविष्य देखना है और हम सबको अपने आप को आलोकित करना है। बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, हम सब अपने आप को अगर जान जाएं तो युद्ध की आवश्यकता न रहेगी। आचार्य राकेश प्रबुद्ध। जी, अपना परिचय देते हैं। देखिए, मेरा नाम नंद कुमार झा कवि है और मैं 2000 ईस्वी से जुड़ा हुआ हूँ आयुर्वेद से। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मेरे एक मित्र हुआ करते हैं और उनको ग्लैंड कैंसर हो गया, तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मेडिकल की सारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उससे पूर्ण रूप से अवगत हूँ और आस्था भी है उसमें। तो वह विगत 10 वर्षों से करवा रहे थे इलाज एम्स में और उनकी समस्या बढ़ती जा रही थी, ग्लैंड कैंसर। अंत में निराश हो गए जब एम्स के डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते, ईश्वर को आप भज सकते हैं और घर में जा सकते हैं, डिस्चार्ज कर दिया। तब एक वैद्य मिले, बिहार में एक जगह है, आज बिहार दिवस भी है, तो एक आपको नरहन स्टेट है, वहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में ठीक कर दूंगा ग्लैंड कैंसर, थोड़ा सा मेरा इलाज महंगा होगा लेकिन कर दूंगा। तो हम लोगों ने देखा 10 वर्षों से करवा रहे हैं एम्स का इतना महंगा इलाज, तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं, 3 महीने में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदिन 3 मंथ्स, ये नहीं कह रहा हूँ 3 महीने, उसके अंदर ही ठीक हो जाएगा। सचमुच 2 महीने में उन्होंने ग्लैंड कैंसर को ठीक कर दिया। तो ये मेरे लिए कि बहुत बड़ा एक चमत्कार था। तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने वहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जिसमें आपको सुश्रुत, जिसपे अभी है जल चिकित्सा पे, वाग्भट, भाव प्रकाश मिश्र, सदल मिश्र, अचल मिश्र, सचल मिश्र, सबकी निघंटु जो आयुर्वेदिक है उसको पढ़ डाला मैं, और जितने चिकित्सक थे उस समय उपलब्ध भारतवर्ष में सबके साथ साक्षात्कार किया और मैंने एक अच्छा सा आलेख तैयार किया संस्कृत अकादमी के लिए, क्योंकि 2000 वर्ष को संस्कृत वर्षम के रूप में घोषित किया गया था वाजपेयी जी के द्वारा। और यहाँ संस्कृत अकादमी में मैंने संस्कृत वांग्मय आयुर्वेदस्य महत्वम नाम का आलेख लिखा, जिसमें जितनी सांफुका जड़ी और ये सब जितने विसर्पी रोग हैं और अर्बुद है, सबके बारे में आपको विशद चर्चा की गई है, सबके निदान उसमें थे। तो वो प्रशंसित हुआ आलेख और मैं तब से लगातार कर रहा हूँ सेवा इस दिशा में। अभी INO है, चाहे बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका सलाहकार रहा। वास में क्या है कि वास के जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी, उनसे मेरे संपर्क हुए उनके विचारों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी पैथीज है जो कार्य कर रही है और अच्छा कार्य कर रही है, सबकी आवश्यकता भी है, लेकिन दृष्टिकोण एक ही होना चाहिए। सब सिस्टर्स कंसर्न है,
आयुर्वेदिक ही दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पारंपरिक जो है पद्धति वो आयुर्वेदिक है, उसी से सब उपजे हैं। नेचुरोपैथ हो चाहे जो भी हो, होम्योपैथ हो, सब हमारी पद्धति से उपजे हैं। तो दृष्टिकोण इस संस्था का मैंने देखा कि आयुर्वेदिक है, इस कारण से मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया। और बाकी जूना अखाड़े से भी मैं दीक्षित हूँ, नंदेश्वरानंद मेरा नाम है, तो मैं वहां भी एक आनंदेश्वरानंद हैं हमारे जिन्होंने दीक्षा दी थी, उनकी बियॉन्ड 3 संस्था है, उससे भी मैं जोड़ रहा हूँ इस संस्था को। और हम वैश्विक स्तर पर युवाओं को जोड़ेंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे, वो एक विशद योजना है। आचार्य जी, आज ग्लोबल समिट के मौके पे आपको वास फाउंडेशन के द्वारा जी किस क्षेत्र में मेरा विषय है अभी जो संस्कृति मंत्रालय से चल भी रहा है, रस का विज्ञान। तो हाँ, तो रस का विज्ञान पे डॉक्टरेट मिल रहा है। तो मैं इसको मानद नहीं कहूंगा, मानद उनके लिए होगा जो अन्य क्षेत्रों में कार्य करके ले रहे हैं कुछ। मैंने तो करीब 30 लोगों के लिए पीएचडी लिखी है, 300-400 पेजेस के अन्य विषयों पे, क्योंकि मेरा अभी मेरी 60 मेरे ग्रंथ हैं आपको भारतीय उस पे परंपरा, ज्ञान परंपरा पे। तो इसलिए मैं मानद नहीं मानता, और मैं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भी नहीं मानता इनको, क्योंकि ये मुख्य स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आने वाली है। वो एक नीति है सरकार की जो अभी तक ये रुकी हुई है, इसलिए मैं इसको मेन ही मानता हूँ। क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, पैसे के अभाव से और चिकित्सा के अभाव से कई ऐसे लोग जो है वो कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं करा पाते और वो लोग दुनिया से चल बसते हैं। इनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि जिससे लोग जो है आपकी बातों को सुन करके उस चीज को अपनाएं और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। मैं उनको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आरोग्य का मूल दवाओं में नहीं है, उसका स्रोत है जीवन शैली। और मैं स्पिरिचुअल हेल्थ पे 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो अगर मुझे जो भी किसी भी स्टेज के, 4th स्टेज के भी रोगी हों, कैंसर के और किसी भी बीमारी के, वो मुझसे सीड्स एड्स किसी भी बीमारी के वो मुझसे मिले और 2-3 महीने मुझे दें, संपूर्ण आरोग्य उनको मिलेगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। एक बारी मैं चाहूंगा आप कुछ कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप दे सकते हैं तो आप जी। मैं इस कार्यक्रम के बाद अभी शायद बुलाहट हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं इसके बाद आपको देता हूँ, सारे कॉन्टेक्ट देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघना, मैं जल चिकित्सा और नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक सभी तरह का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। पिछले 25 साल से मैं उसमें हूँ और मेरे पास काफी सारी डॉक्टरेट अवार्ड हैं। प्लस इस समय आज जो ग्लोबल समिट है वो जल चिकित्सा के ऊपर है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में 75% जल है, पानी है, उसको हमें संभाल के भी रखना है क्योंकि पृथ्वी पे निरंतर जल कम होता जा रहा है। और दूसरा, हमें अपने शरीर में भी जल की पूर्ति को कंप्लीटली करना है, जल की पूर्ति करनी है। उसके लिए हमेशा मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोगों को कि 3 गिलास पानी हमेशा, जैसे ठंडा करते हैं हम गर्म पानी को, वैसे पिए, जरूर से पिए, जिससे कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे जो जिस तरीके से पानी पीने का महत्व है उसके बारे में मैं चाहूंगा आप बताएं। सुबह का पानी इसलिए पिया जाता है कि पूरी बॉडी में हमारा ब्लड का संचार, जो हमारे रक्त धमनियां हैं, वो सारी एक्टिव हो जाए और हमारा पूरा दिन स्वस्थ और अच्छा रहे, है ना, इस वजह से। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं सोनीपत से हूँ। मैं सोशल उसमें मेरे को अवार्ड मिल रहा है और छोटे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनको चिकित्सा प्रोवाइड करते हैं और उनके कपड़े और मिठाई वगैरह को। किस क्षेत्र में चिकित्सा करते हैं आप? जल चिकित्सा, नेचुरल। कितने साल से कर रहे हैं सर? 8 साल से। अंजू है सर, मैं टीचिंग करती हूँ 10 इयर्स से। अब मुझे मौका मिला है ये उपाधि लेने का और मुझे मिली है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। किस क्षेत्र, प्राकृतिक चिकित्सा में या जल चिकित्सा में, किसमें है आप? कौन से चिकित्सा के अंदर में जो है वो आपने भाग लिया है और आज आपको जो है यहाँ पे बुलाया करते हैं? आयुर्वेद करते हैं, क्या करते हैं? आयुर्वेद में सर। आयुर्वेद के अंदर क्या कितने साल से कर रहे हैं आयुर्वेद? 10 साल से सर। नमस्कार, मैं योगाचार्य रामानंद और हमारे साथ है आज पिछले 6 साल से कार्यरत लगातार योग में अच्छा करने वाली खुशी मित्तल जी, जो कि हमारी स्टूडेंट भी हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैलाश आसन में इनका मतलब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। एशियन चैंपियनशिप में ये गोल्ड लेके आई है।
स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड है, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि योग में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और अभी ओनली 12 साल की है। तो खुशी कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में, जो ये यहाँ पे आयोजन चल रहा है इस बारे में कुछ आप खुशी से पूछ लीजिए। योगा आपने क्यों चुना, किस लिए चुना, और आपका इसको महत्व जो है वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आप। मैं योगा चुनी हूँ ताकि मेरा साहित्य अच्छा हो और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। वो मेरे पढ़ाई में भी मदद करता है अपना कंसंट्रेशन रखने में। और कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू। ठीक है, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। नमस्कार, मैं योगाचार्य रामानंद और आज विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान और स्कूल योग पीठ के तत्वावधान में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक ग्लोबल समिट का आयोजन चल रहा है, जो कि जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा के बारे में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। किस तरह से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जल चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं और जल चिकित्सा किस तरह से हमारे जीवन में कारगर है, इस बारे में विस्तार से यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और बड़े बड़े योग के विद्वान, जल चिकित्सा के विद्वान, थेरेपी के विद्वान यहाँ पे अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्लोबल समिट का इस तरह से आयोजन किया जा रहा है कि पूरे देश में एक अलग ही वाइब जाए, एक अलग ही अनुभूति हो कि जल चिकित्सा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के द्वारा ग्लोबल समिट में मैं योगाचार्य रामानंद हूँ और मुझे भी वैकल्पिक चिकित्सा श्रोमणी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं ऋषिकुल योग पीठ और आरोग्य वर्धन संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस ग्लोबल समिट का जो ये सफल आयोजन हो रहा है उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और योग हमारा ऐसे ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि सिंह, ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से। मैं डॉक्टर अंजलि सिंह ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से फरीदाबाद से यहाँ पर ग्लोबल समिट में सम्मिलित हुई हूँ। बहुत ही बड़ा आज का ये हमारा प्रोग्राम है और इस पे आज जल दिवस के ऊपर हम जल चिकित्सा के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जल को सिंचित करके विश्व का कल्याण कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं और जल चिकित्सा के द्वारा हम किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम पेन लेस लाइफ यहाँ पे दे सकते हैं लोगों को। इसी के बारे में यहाँ पर एक ग्लोबल समिट चल रहा है जो कि बहुत ही मैं कहूँगी तारीफ के काबिल ये बात है कि हम पानी की अहमियत को समझें और उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसको समझें और पानी के विभिन्न रूपों के द्वारा जो हम चिकित्सा करते हैं वो किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य दे सकती है। इसी के बारे में ये ग्लोबल समिट किया जा रहा है जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र शास्त्री, भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से और वर्तमान में डीपीएस धनाड़ा पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और संस्कृत भारती से हरियाणा से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में भी 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गांव में जो संस्था है उसका कार्य को देखते हुए है गांव ने मुझे 4 बार, अभी 4थी बार ही प्रधान चुना गया संस्था का। संस्था में हमारा कार्य है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, पढ़ नहीं सकते, उन्हें कॉपी किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, फीस आदि अवेलेबल कराते हैं। जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है कोई कैंप लगाते हैं, आंखों का कैंप है, चिकित्सा कैंप है, डेंटल कैंप है, समय समय पर सेवाएं देते रहते हैं। विद्यालय में भी संस्कृत भारतीय कैंप लगाते हैं, संस्कृत के प्रति जागरूक करते हैं और आज इस आरोग्य संस्था ने जो है हमें मान सम्मान दिया है, इसका हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जैसे आज का जो दिन है, जल है तो कल है, जल के बिना कुछ नहीं है। जीवन में जिस प्रकार से जल की आवश्यकता है ऐसे शिक्षा की भी मैं मानता हूँ जरूरत है और इस संस्थान ने जो ये सम्मान दिया है और इनका मैं ये विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इनका सहयोग करूँगा, इनके प्रचार में इनका साथ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम खुशी मित्तल है और मुझे ऋषिकुल योग पीठ की तरफ से योग के लिए बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू। आप योगा में कब से आए? मैं योगा 6 साल लगभग से कर रही हूँ। योगा हमारी परंपरा है और इसमें मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। थैंक यू। जी, आज के इस अवार्ड फंक्शन में आप पहुंचे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
प्रदीप मिश्र जी को जिस तरीके से आपने देखा और अवार्ड जिस तरीके से मिला गया, सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आज के इस अवार्ड को लेकर? हम उस अवार्ड फंक्शन में तो आना ही था, लेकिन मिश्रा जी को खास तौर से सम्मान मिला, उसके लिए हम बहुत आभारी भी हैं और खुश भी हैं। इस आरोग्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान एक संस्था है, ये हमें उस प्रकृति के लिए प्रेम और प्रकृति से उपचार के लिए प्रेरित करती है। आयुर्वेद पे जो महिलाएं विश्वास नहीं करती है, क्यों नहीं करती? नहीं, महिलाएं तो इसलिए विश्वास नहीं करती है कि भाई नहीं, हाँ टाइम बहुत लगता है, घर में इतना टाइम नहीं होता है। नहीं, कारगर तो इलाज है, लेकिन एकदम जो नहीं होता उसका असर, इस वजह से उनको नहीं पड़ता। इसमें आकर के समिट में आकर के आप हमें बहुत अच्छा लगा कि विश्वास करना चाहिए, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन उसके बाद रिजल्ट अच्छा होता है। बिल्कुल। आप एक युवा है, आप क्या सोचते हैं आयुर्वेद को लेकर? मैं प्रदीप मिश्र जी की बेटी हूँ और हमारे घर में तो हमने बचपन से ही आयुर्वेद से ही उपचार होते देखे हैं, तो हमें तो इसमें बचपन से ही बहुत विश्वास था। तो हम लोग तो अभी भी, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी हमारे घर में आज भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम लोग एलोपैथिक से डॉक्टर? हाँ जी, हाँ जी। तो एलोपैथिक डॉक्टर होकर के आयुर्वेदिक वाले आपके घर पे है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप। मैं बचपन से बिल्कुल, मैंने दोनों को नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने दोनों को ही देखा है और इतने पास से देखा है। बचपन से मैं आयुर्वेदिक के बारे में सुनते हुए ही बड़ी हुई हूँ अपने घर में, तो उस पे मुझे विश्वास पहले ही से ही था। और एलोपैथिक का जहाँ तक सवाल है, तो मैं एलोपैथिक को बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, एक वैकल्पिक तौर से इसे बिल्कुल रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारियों के लिए अल्टीमेटली हमें जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास और दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसे नकारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ही आयुर्वेदिक उपचार लेकर चलेंगे तो शायद आपका उस बीमारी तक जाने की नौबत ही ना आए, तो इसलिए मेरा तो बहुत विश्वास है। बहुत अच्छी बात है सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज के इस उसमें मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ। प्रदीप मिश्र अजनबी जी मेरे मामा जी लगते हैं और बचपन से उन्होंने हमें सिखाया कि आयुर्वेद के प्रति आप सचेत रहिए। हम आज भी आयुर्वेद से ही अपनी जो भी है, जो उनकी टैगलाइन है आस में ही श्वास है, वो हम उसको हमेशा से फॉलो करते आए हैं और हमेशा से फॉलो करते रहे। धन्यवाद। Today it's a great presentation and observation what the VAS Foundation has today they have delivered, and they have started their seminar on that hydrotherapy. That is the World Water Day, and what is the importance role of that in the naturopathy and the healing in Ayurveda. They have covered a lot and they are a good organization. They are doing the best and my best wishes for them. And because I am from the allopathic background and management side, so I wish them a very best. आयुर्वेद को लेकर के युवा जो है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत पीछे चल रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा हिंदी में थोड़ा सा बताएं। नहीं, आयुर्वेद के लिए जो युवा है, this is because that whatever that courses and offered by that Indian government, either the university, they have taken there as an alternative medicine. Whatever they have focused the MBBS in the first hand, and then the BHMS and then the BAMS. But that originally the things is coming from the Ayurveda only, it has been delivered. And that allopathic and all the things, they are coming the far the superior. They are not the healer, they are the subsequent subsidizers. But the Ayurveda was the root cause and they are going to the heal the first. मॉडल मिमिक्री आर्टिस्ट एंड सिंगर कम कौशल कुमार। फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा मुझे गुलशन ग्रोवर के नाम से जानते हैं। एक हम चाहेंगे कि गुलशन ग्रोवर की आवाज हो जाए मिमिक्री में। हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। पहले तो मैं तेरा रिमांड लूंगा, बाद में मैं तुझे देखूंगा कन्ना चूस के बैडमैन के साथ। गुलशन ग्रोवर। जय हिंद। और पक्षियों वगैरह की आवाज़ों में काफ़ी सारी आवाज़ें निकाली हैं मैंने। कोई भी पक्षी की आवाज़, कोई भी जानवर की आवाज़, जैसे कि कोयल की आवाज़ हो गई, मोर की बुलबुल की आवाज़। कोयल को देख के दूसरी डाल पे बुलबुल बैठी है तो वो कैसे बोलेगी? घोड़े की, गधे की, कुत्ते की, बिल्ली की, शेर की, कोई भी A to Z आवाज बिल्ली की आवाज।
सर एक ट्रेन चलती है और ट्रेन के चलने हुए की थोड़ी सी आवाज अलग अलग तरीके की होती है, थोड़ा सा उसमें से मिक्स हो जाए। जी। ये दिल्ली से मुंबई तक ये सफर काफी अच्छा रहा एक्सप्रेस का। थैंक यू, धन्यवाद। आप तो संस्था के साथ जुड़े हैं, तो ग्लोबल समिट में आप ग्लोबल समिट में आए हैं, आपसे पहले अवार्ड भी किया। जी, बताइए, आप अपना परिचय दें। ओके, मेरा नाम काजल चौधरी है और आज जो वास में यहाँ पर हम लोग आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज विश्व जल दिवस के लिए रूप में हम यहाँ मना रहे हैं और पानी के कैसे बचाव करना चाहिए, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जुड़ के, योग के साथ जुड़ के किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके विषय में सारी चर्चाएं हुई। खान पान लाइफस्टाइल को ठीक करके और अपने आप का ध्यान रख करके हम कैसे प्राकृतिक रूप से ही स्वस्थ रह सकते हैं, किचन में किस तरह से हर्ब्स का इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, बाहर के पैकेज फूड को कैसे छोड़ना चाहिए और क्यों छोड़ना चाहिए, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। और मेरा जो जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, उन सबसे सिर्फ इतना ही है कि स्वस्थ रहना है तो योग के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए। जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। वास ग्लोबल के साथ में आपका कितना समय लगभग? वास ग्लोबल के साथ मेरा 3 साल का समय हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ना सिर्फ उन लोगों को लेकर आ रहे हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लेकर आ रहे हैं जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, योग के लिए, यूनानी के लिए काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी लेकर आए हैं जो कि इतने सालों का प्रयास कर रहे हैं अपने जैसे सामाजिक कार्यों के थ्रू और बाकी चीजों के लिए, उनको भी मानद उपाधि देकर सम्मानित कर रहे हैं। और उनका जो प्रयास है उनको सबके सामने लेकर आना एक बहुत बड़ा काम है, तो वो कर रहा है वास। आज आपको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, और सिर्फ मेरे कार्यों को सराहा गया है कि मैं योग के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही हूँ, महिलाओं के साथ जो कार्य कर रही हूँ, उसके लिए मुझे सराहा। दिल्ली में ही कर रहे हैं या इसके अदर स्टेट? मेरे दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी, इसके जो मेरा एनजीओ है BYC फिटनेस फाउंडेशन, वो दिल्ली और दिल्ली से बाहर कार्य कर रहा है, समाज के रूप में, सामाजिक संस्था के रूप में भी काम कर रहा है और योग अकेडमी के रूप में भी काम कर रहा है। तो आशा है आगे हम और बढ़ेंगे। और ग्रामीण नागरिकों के लिए क्या आपने कुछ सोचा या कुछ संस्था आपकी काम कर रही है ऐसे? ग्रामीण में महिलाओं को कैसे एम्पावरमेंट मिले, किस तरह से वो खुद कमाएं और फिर अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर पाएं, क्योंकि जहां तक बात की जाती है कि न्यूट्रिशनल मील की, बैलेंस डाइट की, तो सबसे ज्यादा जो दुखद पहलू ये है कि जैसे ही वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं तो उसके लिए उनको कोताही रखनी पड़ती है। तो हमारी संस्था लगी पड़ी, मतलब कोशिश कर रही है, अभी कोशिश में लगी हुई है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं उनको स्वावलंबी बनाया जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अपने सेंटर वगैरह को देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हम उनके लिए चाहे वो अगरबत्ती बनाने का काम हो, चाहे मधुबनी पेंटिंग का काम हो, ये सब हम उनको सिखाएं जिससे कि वो महिलाएं आगे आए और स्वरोजगारी। थैंक यू। डॉक्टर साहब जी, आप अपना एक बारी परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मलिक है। मैंने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में मुख्य आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में 33 साल तक कार्य किया और उससे पहले 5 साल तक मूलचंद हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक चिकित्सक और रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। मैंने आयुर्वेद में वैद्य ताराचंद शर्मा जी के सानिध्य में PhD की। आयुर्वेद में मेरा विषय रोग निदान पर था। विशक चक्र चितोस्वा नामना ग्रंथ से संपादन समीक्षा, ये उसका विषय था। और उस पर कार्य करने के पश्चात में आयुर्वेद में विभिन्न संस्थाओं से और जुड़ा रहा और धार्मिक संस्थान कुछ, उसमें भी कुछ चिकित्सा के साथ साथ में कुछ धार्मिक कार्यकलापों में भी संलग्न रहा। मेरी पुस्तक मुर्शद नाम से किताब जो है 5 देशों में जाती है और साथ में आयुर्वेद में आयुषो आयुर्वेदा नाम की ग्रंथ है जिसको लिखने का सौभाग्य मिला। और वो ग्रंथ जो है जीवन में हर व्यक्ति के कार्य के लिए, काम के लिए है। घर में रह करके अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं। हर किसी का जो किचन है वो एक मिनी डिस्पेंसरी है। जो हमारे भारत का जो भी हमारा रसोई घर है, पाकशाला है, वो पाकशाला इतनी संस्कारित है कि
इंसान अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है। उसे रोगी अगर वो होता है तो अपनी चिकित्सा कर लेगा, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है उसको पूरी तरह से परिपूरित करती है वो, क्योंकि उसमें जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक भोजन के लिए, जितना संस्कारित करते हैं वो हमारे सारे रोगों का जो है वो निदान करते हैं और रोगों को होने नहीं देते। कि आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनं च। पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, फिर बाद में सिद्धांत आता है कि आतुर जो बीमार अगर किसी अपने कारण से, किसी भी प्रज्ञापराध से या अन्नपान के विपरीत अन्नपान का सेवन करने से उनके कारण अगर वो बीमार हो गया तो उसकी आतुर अवस्था या बीमारी की अवस्था को दूर करना भी आयुर्वेद का सिद्धांत है। और हमारा जो रसोई घर है वो इसमें पूरी तरह से सक्षम है, हमें हर तरह के रोग से बचा सकता है जबकि हम उसे समझ के साथ प्रयोग करें। तो ग्लोबल समिट के दौरान ग्लोबल, हाँ, इस समिट में आज का दिन, आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज जल संरक्षण दिवस, जल दिवस के रूप में आज का दिन है और आज के इस पावन दिवस पर वास फाउंडेशन की तरफ से जो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया जिसमें जल की विशेषता, जल का महत्व विषय पर जो है परिचर्चा यहाँ हो रही है। और आए हुए जितने भी महान देश विदेश से जहाँ से सब लोग आए हैं उनका सम्मान किया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स दिया गया और मुझे सौभाग्य मिला और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इस संस्था की तरफ से दिया गया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो जल है, जल ही जीवन है कि चरेविति के सिद्धांत पर जल का महत्व है कि चलते रहो, रुकना नहीं है जीवन में। ये जीवन के लिए भी जरूरी है और जीवन जीने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जल हमारे शरीर में 70% जो है जल हमारे शरीर में है और ऐसी प्रकृति में भी जल 70% के रूप में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में घटित होता है वैसे इस पिंड, इस शरीर में होता है। जो जल है अगर बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, रुका हुआ जल बदबू मारता है। द स्टेगनेंट वाटर गिव्स फाउल स्मेल। रुके हुए जल अगर शरीर में दोष या हमारी जो कोशिकाएं हैं इसमें जो जलीयांश तत्व है अगर उसमें अवरोध हो जाता है, रुकावट हो जाती है हमारे दोषों के कारण, वात पित्त कफ के जो है समावस्था का ना होने के कारण और हमारे मिथ्या आचरण से, मिथ्या आहार विहार से, हमारे प्रज्ञा अपराध से यानी बुद्धि के अपराध से अगर जो हम गलतियां करते हैं उससे हमारा शरीर की जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब दूषित हो जाती हैं। और सभी धातुओं का आधार रस है। रस जो जल का भाग है, जल का ही अंश है। तो ये जल 70% जो जल है हमारे शरीर में ये हमेशा बहता रहना चाहिए। यानी नया रस बनता रहे, पुराना रस जो है वो ठीक से निष्कासन हो। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि समदोषा समग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि, कि समान रूप से हमारे दोष हैं, वात पित्त कफ, धातुएं जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। जो मल हैं, 3 तरह के मल हैं, हमारा पुरीश है, हमारा मूत्र है और हमारा स्वेद पसीना, ये ठीक तरह से बेहतर है तो इंसान और हमारी मन और इंद्रिय तो ये भी बिल्कुल प्रसन्न रहे तो हम कह सकते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ को परिभाषित करने में भी जल का महत्व है। तो जल जो है हमारी मूलभूत जो धातु है, जल रस, तो अगर ये ठीक तरह से इसका निर्माण होता है, सम्यक निर्माण होता है, तो शरीर का जो सारी धातुएं हैं उनका निर्माण भी सम्यक होता है। तो ये अपना क्रियाकलाप यानी चय अपचय, मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर का ठीक से होता रहता है। उत्तरोत्तर धातुओं की जो है उनका निर्माण और उनका शरण, जो उनका निर्माण होता है शरीर में कार्य करके, शरीर को पोषण देके, जो उनका मल भाग है शरीर से बाहर निकल जाता है और अंततः ओज की जो उत्पत्ति शरीर में होती है, तो ओजवान होकर के हमें जीने का सौभाग्य भी जल के कारण मिलता है। तो हमें इसको प्राप्त करने, इसको ठीक ठाक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सद्व्रत का पालन करना चाहिए। हम सद्व्रती हों, हम पाप ना करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अतिवेग ना हम अपने ऊपर हावी होने दें, और शरीर के जो हमारे खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ हैं, जो सात्विक पदार्थ हैं, उनका सेवन करें। साथ में जल का पान
हम सम्यक रूप से जल का पान करें, और जल का पान ऐसा करें कि जिससे शरीर के हर कोशिका को जो है हर कोशिका को पोषण हो और उसको वो पुष्टिकारक रहे और वो स्वस्थ बनी रहे, जिससे कि बाकी क्रियाएं शरीर की ठीक ठाक होते रहे। तो आज हम जल देवता को प्रणाम करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन चलता है, इसलिए जल ही जीवन है। जल को बहुत बहुत प्रणाम है हम सबका, और बाकी जो महाभूत हैं और बाकी महाभूतों के प्रणाम है, क्योंकि हर महाभूत का महत्व है। तो इसलिए जल जो है एक ऐसा घोलक महाभूत है जो हमारे अंदर तत्वों को, धातुओं को, रसों को, नमक को, सबको घोल के शरीर को जहां जहां जितनी आवश्यकता है वहां पहुंचाता है। और बाद में इसकी उत्तरोत्तर धातु रक्त बनती है, वो भी जल का रूप है। तो इस तरह करके जो शरीर की उत्तरोत्तर रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद ओज का निर्माण, वो भी एक जलीय तत्व रूप में अंततः है। तो अर्धांजलि प्रमाण में एक पर ओज है, एक अपर ओज है। अपर ओज अष्टबिंदु प्रमाण में है और पर ओज अर्धांजलि प्रमाण में है। जब तक ये शरीर में बने रहते हैं, शरीर जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, अपने कार्यों को ठीक से करता रहता है, जरावस्था से दूर रहता है। इसके उदाहरण है सद्व्रत का पालन करते हुए भीष्म पितामह 700 वर्षों तक जीवित रहे, और उस समय भी मुख्य सेनापति के रूप में इतने बलवान, इतने ऊर्जवान रहे। ये जल तत्व की महत्वता है। तो शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जल तत्व का महत्व बहुत अच्छा। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान की तरफ से हम लोग सभी वाटर दिवस पे, जल दिवस पे, जल चिकित्सा व वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों ने विश्व संवर्धन संस्थान सेवा संस्थान की तरफ से यहाँ एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि हम सभी नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और जो वैकल्पिक चिकित्सा है उसके माध्यम से लोगों को रोजगार सृजन करना, जल सृजन करना, ये सारी चीजें के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं आई ड्रॉप जो है वो डाला जा रहा है डॉक्टर साहब जी के द्वारा, और ये एक आयुर्वेद कह सकते हैं आप इसको, एक आयुर्वेद के द्वारा एक अच्छी आंखों के लिए जो है वो। डॉक्टर साहब जी, आपने जो आई ड्रॉप डाला है, जी जी, जो आपने आई ड्रॉप डाला है, किस किस लक्षणों में जो है ये आपका आई ड्रॉप जो है काम होता है? देखिए ये जो आई ड्रॉप है ये तो 100% ऑर्गेनिक है जी, और आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो, ओपासिटी हो, ब्लर दिख रहा हो, किसी तरह से प्रेशर हो उसमें, कैसा भी हो, दुख की वजह से या हल्का फुल्का चोट लगे या पेट की गैस की वजह से, लगभग नॉर्मली जो भी आंखों में दिक्कत आने का संभावना या हो जाता है, सब में ये काम करता है। इसका किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ये 100% ऑर्गेनिक है। मैंने करीब 10,000 लोगों के ऊपर मतलब यूज किया हूँ इसको, इतने पेशेंटों को मैंने यूज किया है, लेकिन किसी में भी एक भी कंप्लेंट आया नहीं आया। जी, अच्छा, जी। इसको डालने के बाद में कई बारी ऐसा करते हैं कि जो लोग एलोपैथिक वाली जो आजकल दवाइयां चलती है जो डालने वाली होती है, जी जी जी, या इसके डालने के बाद वो काम ना करे या इसको उसको डालने के बाद ये काम ना करे, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 100% ऑर्गेनिक है। आप एलोपैथ ड्रॉप डाल लेते हो, उसके 5 मिनट के बाद भी इसको डालोगे तो इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। इसको जितना अपना रिजल्ट दिखाना है वो दिखाएगा। आजकल बच्चे जो है वो चश्मा लगाते हैं और कंप्यूटर वर्क ज्यादा करते हैं, जी जी जी, उनके लिए कितना जो उपयोगी देखिए जिसका -14 है, -14 तो -14 आंखें बाहर की तरफ हो जाती है और बड़ी बड़ी साइज की हो जाती है, उसको भी ये रिकवरी करता है। उसके साथ और मेडिसिन चलती है, लेकिन ये रेगुलर चलता है और 3 से 6 महीना में रिकवरी करके 2, 3, 4 पे ले आता है, -2, 4 इतना, हाँ ले आता है। तो बहुत ये ब्लर दिखना, सुबह उठते ही साथ में फोन चलाना, जी जी जी, ब्लर दिखता है, दिखता ही नहीं है साफ, कई चीजें आती हैं इसके। होता क्या है कि ऑप्टिक नर्व पे लोड पड़ जाता है ज्यादा। जब भी हम ठीक टाइम पे पानी पीना या और खाना पीना इस्तेमाल नहीं यूज करेंगे तो गैस बनेगा पेट में, और उसके बाद आंखों पे अगर गैस ऊपर की तरफ आता है तो ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, आंखों को भी, हाँ अगर आंखों पे लग गया तो वो ड्राई आई कर देता है, तो उसमें भी ऑप्टिक नर्व ब्लॉक हो जाता है।
उसको ये एक ड्रॉप में 40 से 60% ठीक कर देता है। चश्मा एक उतर ड्रॉप सकता में। है क्या आपकी? जी जी जी, चश्मा उतर सकता चश्मा उतर सकता है। कितना माइनस एक खुराक में, मतलब एक डोज में 0.5 एक दिन में ठीक कर देता है। कर देगा वो? हाँ, अच्छा, लेकिन बाकी को फिर वो टाइम लेता है, 3 से 6 महीना टाइम ले लेता है। मतलब लगातार कितना समय तक आपको इसको यूज करना पड़ेगा? देखिए, एक महीने में इस ड्रॉप को कम से कम हफ्ते में 2 बार, एक महीने तक, एक महीने तक, ठीक है। और 1 महीने के बाद हफ्ते में 1 बार, तीसरे महीने हफ्ते में, मतलब 15 दिन में 1 बार, और उसके बाद लाइफ टाइम तक अगर आप एक ड्रॉप भी डालते हैं महीने में तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, नॉर्मल रहेगी। उम्र की कोई सीमा नहीं? कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। मरते दम तक ये आंखों को ठीक रखेगी। चश्मा उतर जाएगा लेकिन? जी जी जी, ये इतना है जी। और ये किस तरीके से दवा मिलेगी और किस तरीके से हमारे दर्शक इसका देखिए, इस मेडिसिन को अभी तक हम रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए हैं, पेटेंट नहीं करवा पाए हैं, कई मजबूरियां होती हैं, है ना, लेकिन लगे हैं। तो जब पेटेंट हो जाएगा तो फिर मार्केट में आ जाएगा, लेकिन ये अभी हमारे ही थ्रू मिलेगा। किनको भी चाहिए तो हमारे थ्रू ही मिल पाएगा। आपने अपनी इस दवा के लिए कभी कोई कैंप वगैरह या कोई ऐसा आपने लगाया? नहीं, यही मिश्रा जी जो है ना, धर्मेंद्र मिश्रा जी जहाँ जहाँ कैंप लगाते हैं, मैं 2-4-10 कैंप के बाद एक आध कैंप में आ ही जाता हूँ और वहाँ डालता हूँ। एक मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ज्यादातर डॉक्टर ही बैठे थे और मीडिया वाले थे, करीब 50-60 आदमी को मैंने डाला, उसका यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है अपने, तो उसमें रिजल्ट हैंड टू हैंड इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिला था। अभी अगर आपसे कोई लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? अभी तो क्लिनिक पे ही आना पड़ेगा। क्लिनिक कहाँ पर है आपका? ये सभापुर चौक के पास है, गंगा विहार। गंगा विहार, हाँ, उसी में है 43। एक बार हम लोग उस रिजल्ट की बात करेंगे अभी आपके हमारी वीडियो के माध्यम से। हमने हो गया होगा। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भागीरथ जी। भागीरथ जी, धीरे धीरे आप खोलिएगा आँख को। पहले से कितना क्या महसूस कर रहे हैं आँख खोलने के बाद? देखिए, मैं पिछले 3 साल से अब मैं नजदीक की दृष्टि में हमको परेशानी है। जब मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ या लिखने का काम करता हूँ तो मैं नजदीक से दिक्कत होती थी। तो जैसे ही पहली बार मैं आज से 3 साल पहले डॉक्टर साहब से मैं मिला था तो उन्होंने बोला था कि केवल 10 मिनट का समय दीजिए और चश्मा अपने हाथ में रखिए और अब अभी पढ़ लीजिए और 10 मिनट के बाद पढ़िएगा। तो ये सामने की बात है। इन्होंने दवाई डाला और मैंने 10 मिनट तक अपनी आंखों को बंद रखा और फिर जब खोला तो फिर मैंने चश्मा को छोड़ करके जब पढ़ा तो वही चीजें मैंने बिना चश्मा का पढ़ा, क्लियर पढ़ा और लगभग 6-7 महीना मैंने उसको रिलैक्स महसूस किया। जैसे कि आंखों से पानी जा रहा था हमको, उसमें हमको आराम महसूस हुई। कंप्यूटर पर काम करते समय सर में दर्द और खिंचाव ज्यादा महसूस करना पड़ता, बार बार इस तरह से देखना पड़ता, उसमें हमको आराम महसूस हुई। तो इस तरह से मैं पिछले 3 साल से जब कभी भी मुलाकात होती है डॉक्टर साहब से मैं इसका करता हूँ। हम समझे कि ना के बराबर हम चश्मा लगाते हैं और इसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा कर रहा है हमारे पर, रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा? जी जी। तो मतलब जब मिलते हैं बस तभी आप दवा डलवाते हैं, उसके बाद में आप लेते हैं? साल में एक बार इतना ही काफी है। 6 महीना में एक बार, साल भर में एक बार तो मुलाकात हो ही जाती है डॉक्टर साहब से। तो फिर बार डालने का मन हाँ, नहीं डॉक्टर साहब ने उसके विधि विधान भी बताए कि तरीके कैसे हैं, दवाई का प्रयोग कैसे करने हैं, कब कब करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दवाई लेते हैं। डॉक्टर साहब का जब सामने होते तभी इनके हाथों से डलवाते हैं। वे अपने से दवाई का प्रयोग करना और डॉक्टर के निर्देशन में करना ये बड़ा अलग चीजें होते हैं। इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि जो भी दवाई को मंगवाते हैं तो डॉक्टर साहब का निर्देश बहुत जरूरी होता है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होती है। दवाई के साथ साथ अपने खान पान पर और आचार व्यवहार पर भी ध्यान रखना, फिर दवाई आपके शरीर पर पूरा फॉलो करता है। मैं एक बार डॉक्टर साहब के पास दोबारा लगाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक बार आप अपना कॉन्टेक्ट अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को भी जी जी। यूट्यूब पे मेरा चैनल का नाम है वेटरन आयुर्वेदा, वेटरन आयुर्वेदा, और मोबाइल नंबर है 7011542209। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। मोबाइल नंबर 7011542209। इसी पे कॉलिंग भी है और व्हाट्सएप भी है। अक्सर जब रोगी के आंखों में दवाई डालते हैं ना तो क्या होता है कि लोग अपने आप को बड़े मासूम भोले समझने लगते हैं, बोलते हैं आंखों में जलन हो रहा है। निश्चित तौर पर कोई भी दवाई डालेंगे थोड़े समय के लिए जब दवाई डाल के आंखों में रखेंगे तो दवाई में अंतर सिर्फ इसमें यह है कि
ये थोड़े समय तक आंखों में आपको गर्म सा महसूस होगा, और जब आप 3 मिनट तक आंखों को बंद रखेंगे तो आपको अपने आंखों के सामने और जो पर्दा फाटते हुए दिखेगा तो जो पानी जो आंखों से चलेगा वो पूरा गर्म सा महसूस होगा, मतलब जो निकलेगा वो गर्म सा होगा। जो आम आंसू के होते हैं, जैसे हमारे आंखों से हंस में पानी निकलता है तो वो ठंडे होते हैं, लेकिन जब हम दवाई डालते हैं तो वो उसका जो फीडबैक होता है वो गर्म सा महसूस होता है। और फिर जब हम खोलते हैं धीरे धीरे, और जब हम पलकों को झपकाते हैं और थोड़े समय के लिए, तो फिर ये थोड़े आधा पौने घंटा के बाद जैसे जैसे ये समय बीतता है तो आपके दृष्टि में बदलाव आने लगता है। ये घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ आपको लक्षण अगर लगता है तो जी तो कोई ये कहते हैं कि बहुत जल्दी मिनटों में, ऐसा नहीं है, समय लगता है। समय का अगर निरंतर यूज करने पे कहीं ना कहीं फायदा होगा। ऑर्डर देते हैं और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, ऑप्टिक नर्व्स ब्लॉक होता है ड्राई आई होने की वजह से या किसी तरह से स्वेलिंग से भी। अगर ऑप्टिक नर्व्स ब्लॉक है तो ब्लड होता है, ऑप्टिक नर्व से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड में होता है आयरन होता है। तो जब ड्रॉप हम डालते हैं तो उसको प्रेशर देता है, तो ब्लड आयरन सूखा होता है तो वो चुभता है, आयरन हार्ड होता है, चुभन में, तो वो ऑप्टिक नर्व में चुभन महसूस होता है। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि रेत चुभ रहा है। तो उसको प्रेशर देके जब अंदर क्लियर कर देता है तो आपकी ब्लड फ्लो हो जाता है क्लियर, तो आंखों में ठंडक महसूस होगी। ब्लड के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ठंडा होता है तो आपको आंखों में ठंडक महसूस हो जाएगा तुरंत 3-4 मिनट के बाद ही, और विजन बहुत क्लियर दिखेगा। अच्छा, इसकी जो पद्धति है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से लेकर जी हाँ, जड़ी बूटी से। कितना समय हो गया होगा इसके ऊपर में रिसर्च करते हुए, या ये तो 50 साल से चल रहा है। अच्छा। जनरेशन टू जनरेशन जी। लेकिन अभी ये जिस तरीके से आपने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो मार्केट में आने के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा जी। तो कितना समय लग सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो? देखिए, ये तो डिपेंड करता है होने पर। आने वाली बात तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा कब हो जाए। अभी देखिए, कोशिश करता हूँ, है ना। धर्मेंद्र जी को तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे टीम की तरफ से। इनका भी बिल्कुल 2-3 मिनट के हृदयवाद कॉन्फिडेंस है, और आपका वास फाउंडेशन का जो विश्वास है वो मजबूत होता जा रहा है दिन ब दिन। दरअसल पहले तो जल संरक्षण दिवस की पूरे विश्व को शुभकामनाएं, लेकिन मात्र शुभकामनाएं देने से ही कार्य नहीं चलेगा। ये कार्य होना चाहिए। जल का संकट पूरे विश्व के अंदर है, भारत के अंदर भी है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी है। जल का संरक्षण, जल का संवर्धन सबको करना चाहिए। और आज धर्मेंद्र मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी का जो वास फाउंडेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, अवार्ड फंक्शन। लेकिन अवार्ड भी किन लोगों को? जो राष्ट्र के अंदर प्रतिभाएं हैं, जिस क्षेत्र में उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, समाज सेवा का क्षेत्र है, उन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इन्होंने यहाँ बुला करके अवार्ड दिया है। और कई महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ लोगों से आज परिचय भी हुआ है। इसलिए ये कार्य होना चाहिए। ये राष्ट्र सबका है। भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले मेरी माताएं, बहनें, भगनियां जितनी भी हैं, सभी को राष्ट्र का कार्य करना चाहिए। वो भी किस प्रकार का कार्य? प्रोत्साहन का। और प्रोत्साहन भी किस प्रकार का हो कि अपने आप को बिंदु मान करके ऐसे बिंदु तैयार करना ताकि राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। आदमी का जीवन में आना और जाना पृथ्वी के ऊपर लगा रहेगा, लेकिन मैं स्वयं में जैसा हूँ, जैसा मैंने अपने आप को बनाया, उसी प्रकार के काफी लोग ऐसे तैयार करके जाना ताकि राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम का हम लोग नारा देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। भारत का तो हमारा ये नारा रहा है और इसी नारे को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से भारत के कई प्रांतों के लोग आए हुए थे, इसलिए मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूं। जितने लोग यहाँ आए हैं, अपना समय, अमूल्य समय यहाँ पे दिया है और विचार भी दिए हैं। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, राष्ट्र के अंदर आर्थिक संपन्नता आई है, लेकिन आर्थिक संपन्नता के साथ वैचारिक संपन्नता भी आनी चाहिए। इसलिए वैचारिक संपन्नता अगर नहीं है तो आर्थिक संपन्नता राष्ट्र का नुकसान का कारण बन जाती है कई बार, क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं धन का दुरुपयोग करूं, सदुपयोग करूं या उपयोग करूं। इसलिए आर्थिक संपन्नता के साथ हमारा वैचारिक संपन्नता भी आनी चाहिए
और आज उस वैचारिक संपन्नता का यहाँ पे प्रादुर्भाव दिखाई दिया है। काफी महत्वपूर्ण लोगों ने किस तरह से विचार को मैं अच्छी तरह से बना सकता हूँ, जल के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, माँ बाप की इज्जत के बारे में, सामाजिक सद्भाव के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में, और है कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन। आज भारत के अंदर रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, भाभी का रिश्ता, चाचे का रिश्ता, ताऊ का, ताई का, समधी का, समधन का, ये रिश्ते हमारी अमूल्य धरोहर थे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय रखा गया है, जब माताएं बहनें यहाँ खाना बनाती हैं भारत के अंदर, उसमें हींग, घी, तेल, हरी मिर्च, अदरक, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, गरम मसाला जो डालती हैं, ये मात्र सब्जी को स्वाद बनाने के लिए नहीं, ये औषधि है, स्वास्थ्यवर्धक है, ये हमारी औषधि है। इन औषधि को हम लोग अगर परमानेंट यूज कर लें तो किसी को रोगी नहीं होगी। भारत के अंदर रोगी ना हो उसका बारे में चिंतन होना चाहिए, रोग के बाद चिकित्सा हो उसके बारे में होना तो चाहिए, लेकिन रोगी ही नहीं होने चाहिए। भारत सरकार की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कितने सारे ऑल इंडिया मेडिकल दिए हैं, आयुर्वेद का एम्स दिल्ली के अंदर बनाया है, लेकिन जितने एम्स बने हैं रोगी की संख्या तो घटी नहीं। और रोगी की संख्या कैसे घटेगी? रोगी की संख्या घटेगी अवेयरनेस, नेचुरोपैथी, योग, ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल वस्त्र, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल व्यवस्था, रिश्तों की मर्यादा, तब जाकर के रोगी की संख्या घटेगी। ये देश तो योगों का देश था, लेकिन आज भारत का शायद कोई घर ऐसा हो जहाँ दवाई की शीशी ना रखी हो। हर घर में दवाई की शीशी है। मोदी जी कहते हैं खेलने का इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आपके कॉन्सेप्ट पे चला जाए तो रोगी घटेगा तो बढ़ेगा इंडिया। देखो, मैं पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में आयुष मंत्रालय का सदस्य रहा, पहली गवर्नमेंट में 2014 से 2019, फिर दूसरी गवर्नमेंट में रहा हूँ। आयुष मंत्रालय के तहत हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। 12,500 वेलनेस सेंटर हमने राष्ट्र को दिए हैं, हर्बल गार्डन हम लोगों ने दिए हैं, और दुनिया भर का ये कार्य किया है देश के अंदर। और जो वैक्सीन का मामला आया तो हमने विदेशों के अंदर वैक्सीन फ्री भेजी है। और जो काढ़ा बनाया था हमारे मंत्रालय ने, उस काढ़े ने लोगों के जीवन दान का कार्य किया था। तो इसलिए इस सरकार तो राष्ट्र की सरकार है, और मोदी जी प्रधानमंत्री क्या तो राष्ट्र सेवक है। इसलिए कई बार अपने उद्बोधन में कहते हैं तो राष्ट्र सेवा के लिए करने के लिए आया हूँ। भगवान जो भी इस कार्य में लगे उनको लंबी आयु दे और उनका सद्भावना बनी रहे, इसी तरह से देश का कार्य चलता रहे। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का कार्य बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। एक दूसरी बात, आज जो भागवत कथा, राम कथा, गाय की कथा भारत के अंदर होने लगी, इसलिए अच्छा कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में जो सरकार हमारी रही है भारत के अंदर, 2014 से लेकर के भारत के अंदर परिवर्तन दिखाई दिया है। ऐसी बात नहीं, सबको दिखाई दिया है। आप भी ये शब्द दूर तक भेजें। आप यहाँ आए हैं, विचार देना चाहिए, विचार से राष्ट्र बदलता है। विचार और प्रेरणा स्रोत ही रहे, विचार और प्रेरणा से ही राष्ट्र बदलता है। आज जितने यहाँ लोगों को अवार्ड दिए गए हैं उन सबने एक दूसरे से प्रेरणा ली है। कोई 50 साल से कार्य कर रहा, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 60 साल से, ऐसे ऐसे लोग आज यहाँ दिखाई दिए। कुछ एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कुछ MLA रहे हैं, कुछ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन समाज सेवा में लगे रहे हैं। इसलिए समाज से सरकार बनती है, सरकार से समाज नहीं। इसलिए समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण होना ही चाहिए। लेकिन किस प्रकार का राष्ट्र, जितना सच्चा भगवान श्री राम का नाम है उतना ही सच्चा मुझे अपने कार्य के अंदर होना चाहिए। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है कि जीवन के अंदर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, और शायद मैं इस बात का पूरे तरीके से ये कहता हूं कि मैं इस चीज को महसूस भी करता हूं कि आज की जो वीडियो, जो ये प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच रही है, इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर में एक बदलाव होगा। और जब बदलाव होगा तो कई तरीके का बदलाव होगा। स्वास्थ्य अगर सही है तो शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दौलत वही है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ किसी और का भी बदलाव हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन अजमत अली के साथ, सहयोगी समीर के साथ, मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।